प्रथम औलों में मुताबिक बांग्लादेश में कोरोना काल के बाद बाल विवाह में बढ़ोतरी देखी गई है। पहले 100 में से 33 शादियां ही ऐसी होती थी जिनमें दुल्हन नाबालिग रहती थी, लेकिन पिछले 3 सालों में इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेशी कानून होने के बाद भी जमकर बाल विवाह कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक बांग्लादेश में बाल विवाह में अचानक आई बढ़ोतरी के पीछे 2 कारण हैं। दरअसल बांग्लादेश में कोरोना काल के बाद बेरोजगारी और गरीबी में बढ़ोतरी आई है। घर नहीं चला पाने की वजह से लोग अपनी बेटी की शादी कम उम्र में ही कर दे रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक करीब 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। बाल विवाह में बढ़ोतरी के पीछे महिला शिक्षा भी एक अहम कारण है। 2022 के एक आंकड़े के मुताबिक 90% लड़कियां स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही, जिसके कारण इसमें बाल विवाह में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो बांग्लादेश में बाल विवाह को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। नई रिपोर्ट के अनुसार हर 100 में से 51 दुल्हन नाबालिग हैं। बांग्लादेश में कोरोना काल के बाद बाल विवाह में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में दुल्हनों की उम्र 18 साल से भी कम है। पिछले 3 सालों में बाल विवाह में बेतहाशा बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी आपको बताएं कोविड के बाद से कहीं ज्यादा देखी गई है, जिसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो एजुकेशन पूरी ना कर पाना और दूसरा बेरोजगारी और महंगाई कुछ इस कदर बढ़ चली है कि लोगों के लिए गुजर बसर कर पाना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में लोग अपनी बेटियों का विवाह बेहद कम उम्र में कराने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है। जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात ऑलरेडी बेहद खराब चल रहे हैं, इकोनॉमी चरमराई हुई है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार वहां पर है नहीं, और चुनाव हालांकि जब अगले साल होने हैं, जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, अब ये एक और चिंताजनक रिपोर्ट बांग्लादेश से ही निकलकर सामने आई। बाल विवाह जिसको लेकर सख्त कानून बांग्लादेश में, उसके बावजूद यहां पर बेहद बड़ी संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है बाल विवाहों को लेकर। यूनुस राज्य में ही बाल विवाह में खासा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये साफ बताता है कि कानून व्यवस्था, तमाम रूल्स जो बांग्लादेश में सख्ती से बनाए गए हैं, उनको किस तरीके से लांघा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये कानूनों पर एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा करता है। पिछले 3 सालों में बेहद ज्यादा बाल विवाह बढ़ चले हैं। 100 में से 51 दुल्हनें नाबालिग हैं। चलिए इसी पर और बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावन, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बांग्लादेश के क्या हालात हैं, ये इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। हालांकि चुनावों को लेकर जिस तरीके से अभी लगातार मांग की जा रही थी, चुनाव तो अब हो ही रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल है और साथ ही लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब एक और चिंताजनक रिपोर्ट वहीं से निकलकर सामने आई है। वहां पर 100 में से 51 दुल्हन नाबालिग हैं। अब इसके 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बेरोजगारी और महंगाई और दूसरा एडुकेशन। हर्षा जी, बात तो सही है। बेरोजगारी और जो आप शिक्षा की बात कर रही हैं, वह एक मूल वजह है, पर इसके खास कारणों को देखें तो इसकी वजह यह है कि अभी तक ये जो पूरा रीजन है, खासकर बांग्लादेश और वो, तो वहाँ पे सामंतवाद का प्रभाव है। बेसिकली अगर हम थोड़ी सी एकेडमिक बहस को अवॉइड करें और चीज़ों को केवल समझने की कोशिश करें, तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का समाज अभी इतना उन्नत नहीं हो पाया है। तो समाज को उन्नत करने की जिम्मेदारी जिन सरकारों की थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं की है। और ऐसे में ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, वो साथ में विकास कर सकता था। और इसके प्रयास के रूप में जो सार्क संगठन की भी स्थापना हुई थी और उसमें ये तय किया गया था कि जहां जहां बाल विवाह हो रहे हैं, भूखमरी हैं या ऐसी तमाम जो समस्याएं खासकर इस रीजन में हैं, तो सबने ये तय किया था कि हम साथ में मिलकर हम काम करेंगे। पर किसी एक देश, हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान की वजह से सार्क ठीक से काम नहीं कर पाया है। भारत ने नया एक संगठन बनाया है, बिमस्टेक, तो उसमें बांग्लादेश है और हो सकता है कि हम कुछ ऐसी साझी नीतियों पे
काम कर सके। पर इतना तय है कि जब तक लोगों में शिक्षा नहीं होगी, जब तक सामंतवाद के खिलाफ और जब तक जो आधुनिक मूल्य हैं उनके प्रति लोगों में सजगता नहीं आएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। मैं अपनी बात को ऐसे समाप्त करना चाहूंगा कि ताकि यह बात और ज्यादा अधिक स्पष्ट हो जाए कि सामंती दौर में लड़कियों की उम्र जो होती थी 8 साल, 9 साल या 12 साल, तब तक लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी। और उसके अलावा बहुपत्नी प्रथा भी दरअसल उसी युग की देन है। तो उससे यह भी साबित होता है कि जो डेमोक्रेसी जिसको हमने वेस्ट से आयात किया है, तो वह ठीक से काम नहीं कर रही है और यहाँ की परिस्थितियों की उपज नहीं है। इसलिए सरकारें और संस्थान भी इन सारी तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए नाकाफी है और वो आधुनिकता के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है। हर्षा जी। बिल्कुल, ये एक और बात साफ करता है कि जिस तरीके से सख्त कानून बाल विवाह को लेकर बनाया हुआ है और कानून व्यवस्था को चरमराते हुए तो हम देख ही रहे हैं, उसी बीच यहाँ पर कानून का एक और उल्लंघन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कानून का उल्लंघन हो रहा है। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जिन देशों में प्रजातंत्र ठीक से काम नहीं करता है, वहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। मतलब प्रजातंत्र की एक जो बेसिक जो खासियत है और उसकी सफलता की जो पहली कुंजी है, वो ये है कि वहां पे कानून का शासन होना चाहिए। और अगर कानून का शासन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शासन तंत्र है उसमें वह क्षमता नहीं है कि वह चीजों को ठीक से निर्वहित कर सके। तो कानून और व्यवस्था का पालन नहीं होना भी एक तरह से प्रजातंत्र की असफलता की घोषणा करता है। हर्षा जी। बिल्कुल, तो अरविंद जी, क्या ये यूनुस राज में ही बढ़ोतरी देखी गई है या उससे पहले भी कुछ इसी तरह के हालात थे? पहले चीजें ठीक हो रही थी। कारण ये था कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट ठीक थी और एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से वो काफी लंबे, लगभग 3 बार की सरकारें थी, 3 बार जो शेख हसीना जी हैं वो जीत कर आई थी। और ऐसी स्थिति में एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से बांग्लादेश का विकास हो रहा था। पर अराजकता या असंतोष पैदा हुआ। वो दरअसल स्टेबल विकास जब होता है तो उसमें कभी कभी विचलन पैदा होता है और उसी विचलन की वजह से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती है और उसी अनरेस्ट या असंतोष के कारण बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। पर विद्रोह होने के बाद में उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी और न वो लीडरशिप थी कि उस अराजक भीड़ को कंट्रोल करके एक दिशा दे सके। और ऐसे में यूनुस साहब को सत्ता मिली। पर यूनुस साहब कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं निकले कि जो इतिहास बनाने में की क्षमता उनमें थी। तो एक बहुत ही नाकाबिल प्रशासक के रूप में वो उभर कर सामने आए। और यह सच है कि जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ रूल ऑफ लॉ वगैरह ये सब ठीक से काम नहीं करने के कारण जो सरकार की जो उपस्थिति होनी चाहिए इन सारे कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर, वह ठीक से नहीं हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्षा जी। बिल्कुल अरविंद जी, साथ ही रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि कोरोना काल के बाद ये शादियां बेहद ज्यादा बढ़ गई थी, नाबालिग वाली जो शादियां हैं। तो क्या लगता है कोरोना का भी खासा इम्पैक्ट बांग्लादेश ने झेला है? हाँ, कोरोना का प्रभाव तो पूरे विश्व पर ही रहा है, उसके इकोनॉमी पे भी रहा है और बहुत सारी चीजों को उसने ऊपर नीचे किया था। पर बांग्लादेश पे उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा और दूसरी बात यह कि उस प्रभाव से बाहर निकलने की जो ताकत बांग्लादेश ने नहीं दिखाई, वह वाकई दुख की बात है। पर यह वाकई सच बात है आशा जी कि बांग्लादेश के बारे में हमारे यहाँ की मीडिया चिंता कर रहा है, जबकि जरूरत उस प्रबुद्ध समाज को है, वहाँ के लोगों को है कि वो अवेकनिंग पैदा करें। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक पड़ोसी देश होने के नाते और उस पूरे क्षेत्र की चिंता करने के नाते हमारा मीडिया उन सब चीजों को लेके कंसर्न है। पर उल्टे बांग्लादेश, जो कि किसी जमाने में एक बहुत ही प्रबुद्ध समाज कहलाता था और सबसे पहले आधुनिकता की बयार वहीं आई, उसके बावजूद बांग्लादेश में जो आवाजें आनी चाहिए थी परिवर्तन के लिए, जागरूकता के लिए और उन्नति के लिए, वैसी आवाजें नहीं आई। ये दुखद था। पहले तो वह काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान के हुकूमत के अधीन रहा, उसके दमनकारी शासन के अंतर्गत रहा, जहां बांग्लादेश की जो प्रबुद्ध जनता है वह विकास नहीं कर पाई। और मुझे याद है कि बांग्लादेश और अगर हम श्रीलंका में भी तुलना करें तो वहां पे महिलाओं को वह आजादी नहीं है जो कि
कम से कम जो दक्षिण की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ महिलाओं की आज़ादी में कमी आने लगती है और उसका कारण वही सामंतवाद है। तो मैं 2012 में जब ढाका यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा वह एक खुला प्लेटफॉर्म नहीं था, खासकर लड़कियों के लिए। काफी लड़कियां बोरखे में ढकी हुई थी, या कि जो क्लासरूम में वगैरह वो सारी तमाम चीजें थी, और ये सारे दरअसल सामंतवाद के जो बचे कुचे जो अवशेष हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम श्रीलंका से अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो वहां लगातार महिलाओं की स्थिति भी खराब हो रही है, और ये सारे ही कारण हर्षा जी जुड़े हुए हैं कि वहाँ उसी कारण महिला की जो एक जो अपनी ख्वाहिश होती है उसको तवज्जो न देकर उनको जबरदस्ती बाल विवाह में ढकेला जाता है, जब तक कि वह उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती है। हालांकि यह काफी दुखद बात है कि इस्लाम में जो औरत की मर्जी को काफी ऊपर रखा जाता है, और यही वजह है कि निकाह से पहले भी पूछा जाता है 3 बार कि आपको ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है। पर मुझे लगता है कि जो 7th सेंचुरी में इस्लाम जितना प्रोग्रेसिव रिलीजन था, कठ मुल्लाओं के हाथ में जाकर यह धर्म है उसकी जो दुर्गति होनी चाहिए, वह हम बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में देख सकते हैं। हर्षा जी, जिस तरीके से तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी लगातार एडुकेट करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि यहाँ पर अभी मानसिकता समझ पाना बेहद मुश्किल। किस तरीके से बेरोजगारी को या फिर महंगाई को कर्ब करने में ये चाइल्ड मैरिज सक्षम रहती है, इसके पीछे सोच क्या है? गरीबी इसका असली वजह तो होती है। गरीबी होती है तो माँ बाप जो हैं वो उनका और सर्वाइवल की दिक्कत होती है, वे खुद अपना ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो फिर यह कर लिया जाता है कि उनकी शादी कर ली। जो माँ बाप शादी करने की भी हालत में नहीं होते हैं तो वो लड़कियों को बेच देते हैं। तो जो ट्रैफिकिंग के कारण भारत ने एक समय ये स्टैंड भी लिया था, जब यूनूस सरकार से हमारे संबंध ठीक नहीं थे, तो बांग्लादेश की जो लड़कियां आती थी सीमा पार से, जो भारत के बहुत सारे वेश्यालयों में वो खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, और उसी का एक दूसरा जो बुरा है कि बिना मर्जी के उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। और पर मुझे लगता है कि इस पूरे ही जो क्षेत्र है उसमें विकास के लिए सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि आपस में अगर ये सारे देश लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह, तो ये हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीदेंगे महंगे महंगे 500 600 700 करोड़ की अगर वो करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो सारा पैसा तो यूरोप में जा रहा है ना। वो सारा पैसा तो हम लोगों के यहाँ टिक ही नहीं रहा है। तो अगर वहाँ हमारे देशों में अगर वो पैसा नहीं रहेगा तो फिर हम विकास कहाँ से करेंगे? क्योंकि इस जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो विकास है उसमें पैसा होना जरूरी है, और पैसा तो हम सारे यूरो अमेरिकन को दे रहे हैं, कभी हथियार के नाम पर और कभी टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो ये जब तक ये पूरा रीजन ये इन सब चीजों को नहीं समझेगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि साथ में मिलकर ही विकास किया जा सकता है, और जब तक मध्यकालीन चीजें हैं जिसमें धर्म है, जाति है, जो रीजनल आइडेंटिटी है, और जो जेंडर को लेकर जो आइडेंटिटीज हैं, या खासकर जो सेक्स को लेकर जो आइडेंटिटीज हैं, अगर जब तक हम उन सब चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक मुझे लगता है कि एक समग्र विकास बहुत ही मुश्किल है। हर्षा जी, बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। क्या लगता है जो आने वाली सरकार है वो इसमें थोड़ा बदलाव ला पाएंगी? क्योंकि एकदम से इस तरह की मानसिकता में भी बदलाव ला पाना बेहद मुश्किल है। साथ ही जो हालात फिलहाल बांग्लादेश की इकोनॉमी के हो रखे हैं उसको भी एकदम से ठीक कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा नई सरकार के लिए। देखिए हर्षा जी, मुझे इस मामले में कोई दो राय नहीं है, और मैं उन फिलोसोफर का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जो प्रजातंत्र का जो वर्तमान रूप है, खासकर हमारे देशों में, जो कि यहाँ की उपज नहीं है, वैसे आयातित है, तो उसमें ऐसे विकास की कहीं कोई संभावना नहीं है। वो जो वर्तमान स्थिति है, वो चाहे किसी भी देश का उदाहरण ले ले, बांग्लादेश ले ले या किसी भी देश में, इस तरीके की सरकारों के स्वरूप में जब तक कि कोई बहुत ही परिवर्तनकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो प्रेजेंट फॉर्म जो है डेमोक्रेसी का, उसमें वो जो यथास्थिति बनाए रखेंगे।
यथास्थिति में क्या होगा कि वो खाली कानून व्यवस्था देखेंगे या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी तरीके से कॉर्पोरेट्स की मदद करेंगे, पूंजीपतियों की मदद करेंगे, तो वैसा चलता रहेगा। तो इस रिजिम में कोई जब तक कि कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ना आए और जो आम लोगों की, खासकर सबसे समाज का जो सबसे निचला तबका है, जब तक शासन में उसकी भूमिका नहीं तय की जाती, जब तक यह तय नहीं किया जाता कि वह पॉलिसी बनाने में उसका रोल होगा या वह अपने भविष्य का खुद निर्धारण कर पाएगा, और जो रुपयों का जो डेमोक्रेसी में जो बोलबाला चलता है कि बिना रुपयों के आप इलेक्शन तक नहीं लड़ सकते हैं, जब तक शासन का यह स्वरूप रहेगा, किसी भी इस स्वरूप वाले शासन से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐतिहासिक सत्य है, जब तक कि बहुत ही बड़ा क्रांति ना हो जाए और आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए। पर हाँ, इतनी उम्मीद तो इस शासन तंत्र से की ही जा सकती है कि कम से कम वह यथास्थिति तो बनाए रखें, उससे नीचे ना लाई जाए, कम से कम कानून व्यवस्था का राज हो, और बिल्कुल। जो शासन जो है वह धीरे धीरे कम से कम लोक कल्याणकारी शासन की तरफ आगे बढ़े। आशा बिल्कुल, जी। और जो कानून बनाया हुआ है एटलीस्ट उसको फॉलो कराया जा सके। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए।